हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग पीजीटी 2021 का पेपर देख रहे हैं। अब तक हम लोग क्या क्या देख चुके? एलटी ग्रेड का पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके। टीजीटी 21 का पेपर हम लोग 4 पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। और ये पीजीटी का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट 1 घंटे कुछ मिनट का एक 40 क्वेश्चन तक हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से 41 क्वेश्चन से लेकर के जब तक 1 घंटा 55-56 मिनट नहीं हो जाता है तब तक आपका वीडियो कंटिन्यू चलता रहेगा। क्वेश्चन कितना जाएगा ये हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग क्वेश्चन देख करके नहीं पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं? टाइम देख करके पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम का हर जगह बहुत ही महत्व होता है, ठीक है। तो आप लोग जान लिए हम लोग को पढ़ना क्या है और हमें पढ़ाना क्या है, ठीक। फिलहाल मैं आप लोगों से आपका हालचाल पूछ लूं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। और आज डेट हो गया है 29, क्या है? 29 जुलाई 2025। अब आप कहोगे मैम ये क्यों आप याद दिला रही हैं? ये याद मैं इसलिए दिला रही हूँ कि 28 जुलाई से आप लोगों का एलटी गेट का फॉर्म भरना शुरू हो गया है। अब आप लोग, इसीलिए मैं कह रही थी ओटीआर भरवा लें, और जिनका ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो लोग अपना फॉर्म भरना आप शुरू कर दे। ये नहीं कि सबसे लास्ट में 2 दिन बचेगा तो फॉर्म भरेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना होता है। पहले आपको फॉर्म सबमिट करना होगा, फिर आप अपना तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जा करके कहीं बढ़िया जो साइबर कैफे हो जहाँ पे फॉर्म भरा जाता हो वहां पे भर करके प्रिंट आउट लेकर के रख ले। उसके बाद अपना आराम से तैयारी करते रहे, ठीक है। ये हो गया। और जो लोग नए हैं उन्हें क्या करना है? जो लोग नए हैं वो लोग क्लास को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उन्हें मिलता रहे। वीडियो 2 टाइम अपलोड होता है, एक 10:40 पे और एक शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे में क्या इस समय चल रहा है मैम? तो शाम को 5 बजे में इस समय चाइल्ड डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। जिनको भी सीडी तैयार करना है अपना जाकर के तैयार कर सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने डिजीज कंप्लीट किया था, ठीक है। तो रेगुलर जो बच्चे बने हैं वो जान रहे हैं इस चैनल पे क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। अगर आपको भी मेरे साथ रेगुलर बने रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, एंड क्या कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दे ग्रुप में, ताकि जो जरूरतमंद बच्चे हों उन्हें वीडियो मिल जाए। बहुत बातें हो गई, बातें ना करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है 41 का? वैसोप्रेसिन इज आल्सो नोन एज, यानी वैसोप्रेसिन को किस और नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यहाँ गलत लिख रहा है, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन, और डी क्या है? ग्रोथ हार्मोन। आप बता दो वैसोप्रेसिन हार्मोन को क्या कहते हैं? ये जीएच हार्मोन जो है कहाँ से निकलेगा? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। अब आप बता दो वैसोप्रेसिन का और क्या नाम है? तो आप कहोगे मैम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। यानी 41 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, पहले इसका एक्सप्लेन देखो। आप लोग क्या है? वैसोप्रेसिन जिन्हें एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे एडीएच भी कहा जाता है, यह एक हार्मोन है जो शरीर में पानी के संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करता है। एंटी डायूरेटिक, यहाँ देखिए सही लिखा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे एडीएच कहते हैं मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित होता है। यानी ये एडीएच जो है कहाँ होगा? ब्रेन में, और ब्रेन में भी हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित होता है और मस्तिष्क के आधार पर पक्षवर्ती पिट्यूटरी ग्लैंड में जमा होता है। कैसे होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है। ऐसे 2 लोब बने होते हैं, तो एक क्या होता है? पश्च लोब होता है, और दूसरा क्या होता है? अग्रभाग होता है, ठीक। तो उसके जो है पश्च भाग से क्या निकलता है? ये वैसोप्रेसिन यानी एडीएच निकलता है। अब ग्रोथ हार्मोन भी यहीं से निकलेगा, लुटिनाइजिंग हार्मोन भी यहीं से निकलता है। इसीलिए हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मास्टर ग्लैंड क्या होता है। देखिए कौन कौन जानता है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर कर दें। एसिड रेन वाज इन्वेंटेड बाय, अम्लीय वर्षा की खोज की थी, किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट माइंस ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट डिलोंग ने,
ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन ने। आप बता दे किसने की थी? अम्लीय वर्षा की खोज यानी रेन वाटर की खोज किसने की थी? रेन वाटर कह रहे, एसिड रेन, ठीक है। आप बता दे क्या होगा? आप कहोगे मैम रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने खोज की थी। मैम ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट 9, 10th, 11th, 12th हर चैप्टर में दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अम्लीय वर्षा की खोज रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने की थी। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे H2SO4 कहते हैं और नाइट्रोजन की ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 मिले रहते हैं। अम्ल वर्षा का तात्पर्य उस वर्षा कोहरा और हिम से है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन की ऑक्साइड घुले होते हैं। अम्ल वर्षा के कारण जलीय प्राणियों की मृत्यु, खेती और पेड़ पौधों की वृद्धि में गिरावट, तांबा और सीसा जैसी घातक तत्वों का पानी में मिल जाना, ये सभी दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण आगरा का ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? प्रश्न है ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को किस नाम से जानते हैं? आप बता दो। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम इज आल्सो एज नोन एज। आप बता दे क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड डी क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका हिंदी नीचे दिया होगा। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब आप बता दो इसको क्या कहते हैं? ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को किस नाम से जानते हैं? आप बता दे। ऐच्छिक यानी जो हमारे इच्छा पे निर्भर हो। हमारी इच्छा हो तो हम सांस लें, इच्छा ना हो तो सांस ना लें। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? आप कहोगे नहीं मैम, ऐसा तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। एक सेकेंड, ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? कोई बता पाएगा? आप कहोगे जी मैम 43 का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 43 का आंसर हो जाएगा ए, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या कहते हैं? ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। यहाँ पे तो आंसर ही नहीं दिया है। इधर आ जाओ आप लोग, एक्सप्लेन देख लेते हैं। ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र जिसे CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश व नियंत्रण की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर कर दे। ये क्वेश्चन आप लोग को गलत नहीं करना है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। दिए हुए अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने से, नहीं ये क्वेश्चन मैंने नहीं करा, मुझे लगा मध्यमान वाला होगा, ठीक, ये मैंने नहीं कराया है। उनकी संख्या से भाग देने से जो मान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? कह रहा दिए हुए अंकों के समस्त अंकों को जोड़ करके, जैसे यहाँ पे दे दे 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब इनको क्या करना है? इनको जोड़ करके उनकी संख्या से भाग देना है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? जैसे यहाँ हो गया 6 4 10 हो गया, 10 8 18 हो गया, 18 2 20 हो गया, ठीक। अब क्या है, ये कितना हो गया? समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देना। कितना हुआ? 20 हुआ। नहीं नहीं, ठीक, अभी हम बता रहे हैं। यहाँ पे 20 हुआ और ये कितना? 1 2 3 4, तो 4 को 20 से भाग देने पे कितना आएगा? 4 चौको 16, 4 पच्चे 20। कितने बार में हो गया? 4 पच्चे 20, ऐसे कट जाएगा। तो उस संख्या को क्या कहेंगे? भाग देने से जो मान प्राप्त होता है उस संख्या को क्या कहेंगे? मान, यानी ये 5 है, इसको हम क्या कहेंगे? आप कहोगे मैम मध्यमान कहेंगे कि बहुलक कहेंगे कि माध्यिका कहेंगे? ना, मध्यमान कहेंगे। आप बताएं क्या कहेंगे, तब हम अपना आंसर दे रहे हैं। आप कहोगे मैम बहुलक माध्यिका नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? मध्यमान होगा, ठीक है। क्या होगा? मध्यमान होगा। यहाँ पे देखिए निकालने का सूत्र दिया है। मध्यमान को कभी अंक गणितीय माध्य या औसत भी कहा जाता है। कभी कभी जब किसी एक समूह की आंकड़ों अथवा
प्राप्त अंकों को जोड़कर समूह की संख्या से विभाजित यानी भाग देना विभाजित किया जाता है तो प्राप्त राशि को उस समूह के आंकड़ा का मध्यमान कहा जाता है। मध्यमान एक ऐसा स्थिर अंक होता है जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। मध्यमान का सूत्र देख लीजिए, ये चीजें हैं मध्यमान का सूत्र। अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर कर दे आप लोग। द नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, यानी राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1975 एंड ऑप्शन डी 1977। 45 का आप आंसर कर दें। आप कहेंगे मैम 45 का ये हो जाएगा, यानी प्रौढ़ शिक्षा 1978 में हुआ था। ठीक है। गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का शुभारंभ किया गया। इनमें प्रौढ़ों को सामाजिक चेतना उत्पन्न करने की प्रेरणा दी गई। 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर प्रौढ़ों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करने को प्राथमिकता दी गई। उनके लिए जनसंचार के साधनों के प्रयोग पर बल दिया गया। ठीक है। 46 का आंसर कर दे। रंगने की प्रतिरोधी विधि है, कौन सी कलर है रंगने की प्रतिरोधी विधि? ऑप्शन ए ब्लॉक प्रिंटिंग यानी ठप्पा छपाई, ऑप्शन बी टाई एंड डाई यानी बंधेज बांधनी रंगाई, ऑप्शन सी बाटिक डाइंग यानी बाटिक रंगाई, ऑप्शन सी स्टेंसिल प्रिंटिंग यानी स्टेंसिल छपाई। आप बताते 46 का क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम 46 का रंगने की प्रतिरोधी विधि हम किस में करते हैं? एक बार फिर से आप लोग सोच लें। आप कहोगे मैम टाई एंड डाई में करते हैं। ठीक है। बंधेज यानी बांधनी रंगाई में। बंधेज बांधनी रंगाई या जिसे टाई एंड डाइंग कहते हैं, रंगने की प्रतिरोधी विधि है। बांधकर वस्त्र को रंगने की कला को बंधेज या बांधनी भी कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम बंधेज या बांधनी हो गया। जैसे ये कपड़ा है, ठीक है, हमें यहाँ इस तरीके से, हमें यहाँ पे ऐसे 3 स्पॉट चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, तो ये कैसे कलर किया जाता है? इस कपड़े में हम या तो चना डाल देते हैं, या तो मटर डाल देते हैं, या तो कोई पत्थर वगैरह लेकर के इसमें बांध करके उसमें कपड़े में लगा करके बांध देते हैं और उसी से क्या करते हैं? रंगते हैं। ये राजस्थान का प्रसिद्ध है। ठीक है। तो जहां पे बंधा होता है वहां पे ऐसे इस तरीके से साइड 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 ऐसे ऐसे पेंट लग जाता है, बीच में कलर नहीं लगता है। ठीक है। बीच में कलर लग जाता है, यहाँ पे जो कपड़े का कलर रहता है वही हो जाता है, यही बांधनी या बंधेज होता है। ठीक है। आप लोग इसका उदाहरण देखे होंगे कपड़े का। राजस्थान या काठियावाड़ सदा से ही प्रसिद्ध रहा है। इस विधि द्वारा अत्यंत सुंदर, आकर्षक एवं उत्कृष्ट नमूने युक्त वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर कर दे। 47 क्या है? पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज, यानी बड़ी आंत का भाग है। ऑप्शन ए अधांत्र है, ऑप्शन बी कोलन है, ऑप्शन सी रेक्टम यानी मलाशय है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव है, यानी इनमें से सभी है। कल मैंने कम्युनिटी पे क्वेश्चन किया था कि बड़ी आंत के भाग क्या है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। हम छोटी आंत के भाग बता दें। ठीक है। क्या बता दे? छोटी आंत के पार्ट बता दें। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, डी जे आई। आप कहोगे मैम आपका तो इजी है। डी से डेडुनम, जे से जेजुनम, आई फारिलियम, तो क्या हो गया? आप कहोगे मैम इसमें भी ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। मानव शरीर रचना विज्ञान में आंत आहार नली का हिस्सा होती है जो पेट से गुदा तक फैली होती है, तथा मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में यह 2 भागों में छोटी आंत और बड़ी आंत के रूप में होती है। छोटी आंत को पाचनांत्र, मध्यांत्र एवं क्षुद्रांत में विभाजित किया गया है। अब बताओ, आप लोग हिंदी में ऐसे दे दे तो आंसर लगा लोगे? आप कहोगे मैम क्रम तो हम लोग याद किए हैं, डी जे आई। क्या है? डी जे आई हम लोग क्रम याद कर लिए हैं। हम डेडोनम इसे कहेंगे, इसे जेजोनम कहेंगे, इसे इलियम कहेंगे। ठीक है। तो हम लोग ये तो याद कर रखे हैं, लेकिन हिंदी वाली चीजें हम लोग नहीं जानते हैं। जब भी आपको सॉल्व करना होगा तो इंग्लिश वाले टर्मिनोलॉजी को जरूर देखिएगा, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है। विभाजित किया गया है, जबकि बड़ी आंत को अंधांत्र, कोलन, मलाशय में विभाजित किया गया है। ठीक है। क्या क्या था? रेक्टम, कोलम एंड सीकम। ठीक है। ये क्या थे?
बड़ी आंत के पार्ट थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बड़ी आंत छोटी आंत रिवाइज हो गया। इसीलिए मैं कहती हूँ एक्सप्लेन को पढ़ना है, छोड़कर नहीं भागना है कि केवल एक क्वेश्चन किए और निकल लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हम पढ़ाते हैं। हम लोगों को क्या एक्सप्लेन से सीखने को नहीं मिल रहा है? आप कहोगे मैम बिल्कुल मिल रहा है सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करें। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड बाय अ सेप्टम which is composed of मायोकार्डियम एंड डैश 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 टिश्यू। अब यहाँ पे आप बता दो क्या होगा। हृदय सेप्टम की सहायता से दो भागों में विभक्त होता है, जिसके घटक है मायोकार्डियम एवं क्या होगा बता दो आप लोग। बहुत ही इजी है। आप कहोगे मैम ये तो एकदम हम लोगों को याद है, हम तुरंत बता देंगे। तो बता दीजिए क्या होगा 48 का। आप कहोगे मैम इसका हो जाएगा इंडोकार्डियम, ऑप्शन ए है। वसीय यानी एडिपोज होगा। फाइब्रस यानी रेशेदार होगा। कैपिलरीज यानी नलिकाएं होंगी। आप बता दो। आप कहोगे मैम रेशेदार यानी फाइब्रस होता है। हृदय सेप्टम की सहायता से दो भागों में विभक्त होता है, जिसके घटक हैं मायोकार्डियम एवं रेशेदार ऊतक। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। नमी परीक्षण किस रेशे पर लागू होता है? ऑप्शन ए कॉटन यानी सूती पे, ऑप्शन बी रेयान यानी रेयॉन पे, ऑप्शन सी एस्बेस्टस, ऑप्शन डी ग्लास यानी कांच पे। आप बताते 49 का क्या आंसर होगा। आप कहेंगे मैम 49 का नमी परीक्षण जो होता है कॉटन पे बेस्ट होता है। अगर लीलन होता तो लीलन भी जाता। ठीक है, यहाँ पे आंसर देख लें। नमी परीक्षण जिसे मॉइस्चर टेस्ट कहते हैं। ठीक है, स्याही परीक्षण एवं तेल परीक्षण की तरह नमी परीक्षण की भी सीमित सीमाएं हैं। यही परीक्षण केवल लीलेन एवं सूती वस्त्रों की पहचान के लिए की जाती। मैंने आपसे बताया सूती है, अगर यहाँ पे लीलेन होता तो लीलेन भी आंसर सही हो जाता। वस्त्रों की पहचान के लिए की जाती है। इस परीक्षण में यह देखा जाता है कि कौन कौन सा वस्त्र कितनी शीघ्रता से और कितनी अधिक नमी को सोखने की क्षमता रखता है। सही परीक्षण प्राप्त करने में परिस्कृतियां बाधाएं उत्पन्न करती हैं। सूती एवं लीलन के वस्त्रों पर इसके प्रभाव निम्नानुसार है। कौन से प्रभाव है? कॉटन यानी सूती वस्त्र नमी को सहजता से ग्रहण कर लेते हैं या करते हैं। लीलेन के वस्त्र अति शीघ्रता से नमी अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? किसी विशेष वस्तु को प्रभुत्व देने के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है? यानी कोई लाइट है अगर सजा रहे हो तो किस तरीके से हम करेंगे उसे विशेष बनाने के लिए? ऑप्शन ए शेड लाइटिंग यानी छाया प्रकाश व्यवस्था, ऑप्शन बी ट्रैक लाइटिंग यानी ट्रैक प्रकाश व्यवस्था, ऑप्शन सी इनडायरेक्ट लाइटिंग और प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, एंड डी स्पॉट लाइटिंग एंड अपकेंद्रित प्रकाश व्यवस्था। 50 का आंसर करते क्या होगा? आप कहेंगे मैम 50 का आंसर हो जाएगा डी यानी अपकेंद्रित प्रकाश व्यवस्था। इसका देख लेते क्या दिया है। कुछ नहीं दिया है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, वही चीजें हैं। 51 का आंसर कर दे। आंसर आप लोगों को शायद दिख गया होगा। 51 क्या कह रहा है? जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमण विधि में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? यानी वाटर को जब प्योरीफायर किया जा रहा है, प्योरिफिकेशन में वाटर जब शुद्ध किया जा रहा है तो क्या नहीं डालते हैं? ऑप्शन ए चारकोल यानी लकड़ी का कोयला नहीं डालेंगे, ऑप्शन बी एलम यानी फिटकरी नहीं डालेंगे, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्लीचिंग पाउडर नहीं डालेंगे, ऑप्शन डी लाइम यानी चूना नहीं डालेंगे। तो आप कहोगे मैम एलम हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, लाइम हो गया, क्लोरीन हो गया, निर्मली हो गया, ये सारी चीज तो डाल करके हम जल को शुद्ध करते ही हैं, लेकिन चारकोल और लकड़ी के कोयला का नाम तो हम लोग नहीं सुने हैं। तो यही सही भी है कि लकड़ी का कोयला डाल करके हम वाटर को क्लीन नहीं करते या प्योरीफायर नहीं करते हैं। ठीक, यहाँ पे यही चीजें दिया है। जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमण विधि है फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर, चूना आदि, लेकिन लकड़ी का कोयला जल शुद्धिकरण में काम नहीं आता। 52 का आंसर कर दे, केवल दो ही विकल्प दे रहा है।
टोटल पीरियड ऑफ वन कार्डियक साइकिल इज, एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि होती है, क्या होती है? आप बता दे क्या होती है। एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि होती है। ऑप्शन ए 5 सेकेंड की, ऑप्शन बी 0.8 सेकेंड की, ऑप्शन सी 0.2 सेकेंड, इधर ब्लर आया है, ऑप्शन डी केवल 2 सेकेंड। अब आप बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहोगे मैम इसका आंसर तो बी हो जाएगा। बी यानी क्या था, हम लोग यहाँ पूरा पढ़ लेते हैं। एक स्वस्थ हृदय 70 से 72 बार यानी बीट प्रति मिनट की सामान्य दर मानकर प्रत्येक हृदय चक्र या दिल की धड़कन एक चक्र पूरा करने में लगभग 0.8 सेकंड का समय लेती है। समझे? एक बार क्या हुआ, लव डव, ठीक, इतना करने में कितना टाइम ले लिया, 0.8 सेकंड। ठीक है, जो इस बीच में 0.8 सेकंड का जो समय हुआ, इन्हीं दो धड़कनों के बीच में हमारा हृदय रेस्ट करता है। समझे? प्रश्न बनता है कि हृदय कब रेस्ट करता है। आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि मैम हृदय तो कभी भी नहीं रेस्ट करता है, अगर हृदय रेस्ट करने लगा तो हम लोग निकल लेंगे, ठीक है। लेकिन हृदय रेस्ट करता है दो धड़कनों के बीच में, एक जैसे लव किया, फिर थोड़ा सा सेकंड बचा जो भी, उतने में हार्ट रेस्ट कर लिया, फिर डब किया। यही बीच वाला जो समय है ये हार्ट के रेस्ट करने का समय होता है। ठीक है, तो एक चक्र पूरा करने में यानी लव एंड डब, क्या हो गया, लव एंड डब, ये पूरा कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड समय लगता है। आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हृदय के दो अलिंद और दो निलय कक्ष होते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ हम लोग का हार्ट क्या है, एक 4 BHK है। क्या है, 4 BHK है। आपको कि मैम ये कौन सा हार्ट है, आप समझ लीजिए ये क्या है, हमारा हार्ट 4 BHK है। दो अलिंद होते हैं, दो अलिंद हो गए, दो निलय हो गया। ऊपर का अलिंद होता है, नीचे का निलय होता है। 9 फर नीचे 9 फर निलय। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा कि नीचे के दो चैम्बर जो होते हैं, एक लेफ्ट निलय होता है और एक राइट होता है, और ऊपर का एक लेफ्ट अलिंद होता है, एक राइट निलय होता है। ठीक है, इस तरीके से आप जान गए। उन्हें बाएं अलिंद और दाएं अलिंद के रूप में जोड़ा जाता है, यानी बाएं वेंट्रिकल के साथ बायां एट्रियम एवं दाएं वेंट्रिकल के साथ दायां एट्रियम, और वे लगातार कार्डियक चक्र को दोहराने से के लिए मिलकर काम करते हैं। ठीक है, वेट्रियम और वेंट्रिकल और एट्रियम क्या है, इसी को अलिंद और निलय कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इतना प्रश्न यहाँ पे जानने को मिला, इसीलिए मैं कहती हूँ एक्सप्लेन को हमें पढ़ते चलना है, बिल्कुल भी नहीं भागना है। 53 का आंसर कर दे, क्या होगा 53 प्रश्न क्या कह रहा है, आरबीसी में क्या नहीं होता है। कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि मैम हमारा जो आरबीसी होता है उसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक विहीन होता है। किसमें किसमें केंद्रक होता है, डब्ल्यूबीसी में एंड प्लेटलेट्स में क्या होता है, केंद्रक होता है। मैम कोई अपवाद में आप कहती हैं तो अपवाद क्या है, ऊंट एवं लामा जो होते हैं ये क्या है, इनमें केंद्रक पाया जाता है, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बाकी दुनिया के कोई भी ऐसे जीव नहीं है जिनकी आरबीसी में केंद्रक प्रेजेंट होता हो। केंद्रक हमेशा एब्सेंट होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स में केंद्रक प्रेजेंट होता है। ठीक है, एब्सेंट नहीं होता है। ये चीजें आपको लर्न करते हुए चलना है। हीमोग्लोबिन में हिम नामक प्रोटीन होता है जो क्या करता है, ब्लड को रेड कलर देता है। ठीक है, इधर आ जाओ, यहाँ पे तो चीजें दी होंगी। आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं होता है और यह संख्या में सबसे बड़ी होती है। यह पूरे रुधिर का 40% भाग होती है, यानी अगर ये हम 100% बना लें तो इसमें से क्या होगा, ये 50% हो जाएगा। 50-50 हम यहाँ कर लें तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 होगा कि नहीं होगा, जी मैम 40 हो जाएगा। तो ये क्या है, 40% क्या है, आरबीसी का भाग होता है। यह रीढ़धारी जंतुओं के श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर की विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है। यानी आरबीसी का हमारे क्या कार्य है, मैं हमेशा बताती हूँ कि आरबीसी आपका ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है,
ट्रांसपोर्टेशन में मतलब क्या हुआ, CO2 को ले जाता है बाहर और O2 को अंदर लाता है। ठीक है, ये किसका कार्य है मैम, ये आरबीसी का कार्य होता है। ठीक, अंगों की कोशिकाओं में इसकी औसत आयु 120 दिन की होती है, यानी आरबीसी का समय कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 होता है, 100 से लेकर 120 दिन होता है। आप कहोगे मैम इसीलिए कहते हैं कि हर 2-3 महीने पे 3 महीने पे ब्लड डोनेट करा देना चाहिए, नहीं तो ब्लड अपने आप स्वतः ही क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, 120 दिन इसकी आयु तो 120 दिन के बाद इसकी डेथ हो जाएगी, फिर नया ब्लड बनेगा। ठीक है, इसकी खोज एंटोनी ल्यूबेनहॉक ने की। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसीज को माना जाता है। किसको माना जाता है, आरबीसीज को माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर कर दें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। ऑप्शन ए प्री स्कूल एज यानी पूर्व शालेय अवस्था, ऑप्शन ए प्री गैंग एज समूह पूर्व अवस्था। ये भी क्वेश्चन मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी आंसर करिएगा तो इंग्लिश वाला ही पढ़ के आंसर करिएगा, क्योंकि हिंदी वाला थोड़ा टफ हो जाता है। ये मैं आप लोग को हमेशा बताते चलती हूँ कि कैसे आंसर करना है। ठीक, 54 का सी क्या होगा, क्यूरिसिटी इज यानी जिज्ञासा प्रवृत्ति की अवस्था, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी उपर्युक्त सभी। अब पूरी बाल्यावस्था की अवस्था क्या है, आप कहोगे मैम विशेषता क्या है, तो ये सारी विशेषताएं हो जाएंगी पूर्व बाल्यावस्था की। पहले तो आप लोग ये बताओ कि पूर्व बाल्यावस्था का एज कितना होता है, फिर वहां से आप अपना आंसर लगा लोगे। आप कहोगे मैम 2 से लेकर के 6 ईयर क्या होता है, पूर्व बाल्यावस्था का एज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे देखो, यहाँ पे एक्सप्लेन भी दिया खूब अच्छे से। बाल्यावस्था जीवन कालिक विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से लेकर के 6 ईयर है, उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से लेकर के 12 ईयर है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे की आत्मनिर्भरता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। यह अवधि पाठशाला में प्रवेश की जाती है। इस प्रकार पूर्व बाल्यावस्था की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषता है, पूर्व शालेय अवस्था, समूह पूर्व अवस्था एंड क्यूरियोसिटी एज यानी जिज्ञासा प्रति अवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर कर दे। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज। आप समझ सकते हो क्या प्रश्न कह रहा है, वृक्क की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ऑप्शन ए नेफ्रॉन कहेंगे, ऑप्शन बी न्यूरॉन कहेंगे, ऑप्शन सी सेल कहेंगे यानी कोशिका कहेंगे, ऑप्शन डी मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा कहेंगे। आप कहोगे मैम वृक्क की सबसे छोटी संरचना जो होती है क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। ये न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचना होती है। तो आप यहाँ पे आंसर दे दिए कि मैम ए हो जाएगा। यहाँ पे दिया है नेफ्रॉन किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यह एक वृक्कीय कणिका और एक वृक्कीय नली से मिलकर बना होता है। नेफ्रॉन रक्त में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में शरीर से उत्सर्जित करने का कार्य करती है, यानी यूरिन के माध्यम से जो भी वेस्ट पदार्थ होते हैं हमारे यहाँ के टॉक्सिक एजेंट होते हैं उन्हें फिल्टर करके बाहर निकालने का कार्य करती है। 56 का आंसर दे दें। द ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स इज नोन एज। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। ये पीजीटी का टेस्ट सीरीज है। ठीक है, 2021 पीजीटी का पेपर सॉल्व मैं करवा रही हूँ। आप लोग जानते हो कि पीजीटी में फिजियोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ही थोड़े तगड़े आते हैं और थोड़े ज्यादा भी आते हैं। ठीक है, 125 क्वेश्चन में से लगभग आप लोगों को 50 से 55 क्वेश्चन फिजियोलॉजी के ही देखने को मिलते हैं, इसलिए फिजियोलॉजी के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, लेकिन बहुत टफ भी नहीं आता है कि आपको ना आ रहा हो। ठीक है, तो 57 का क्या है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए सेल कहेंगे यानी कोशिका कहेंगे, ऑप्शन बी स्केलेटन कहेंगे यानी कंकाल कहेंगे, ऑप्शन सी टिश्यूज कहेंगे यानी ऊतक कहेंगे, ऑप्शन डी मसल्स कहेंगे यानी पेशियां कहेंगे।
56 का आप आंसर करते क्या होगा? आप कहोगे मैम 56 का आंसर हो जाएगा टिशूज, यानी ऊतक हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऊतक हो जाएगा। इसका आंसर देख ले क्या होगा। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक यानी टिशूज कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हों। अधिकांशतः ऊतकों का आकार एवं आकृति एक समान होती है, परंतु कभी कभी कुछ ऊतकों के आकार एवं आकृति में असमानता पाई जाती है, किंतु उनकी उत्पत्ति एवं कार्य समान ही होते हैं। ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान, जिसे हिस्टोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर कर दें। 57 का आंसर क्या होगा? विच अमीनो एसिड इज absent इज पल्सेस, यानी दाल में कौन सा अमीनो एसिड नहीं होता है यानी absent होता है? ऑप्शन ए लाइसिन है, ऑप्शन बी मिथियोनिन है, ऑप्शन सी ल्यूसिन है, ऑप्शन डी आइसोल्यूसिन है। आप कहोगी मैम ये पूछना चाह रहा है कि दाल में कौन से अमीनो एसिड है जो absent होते हैं, लेकिन यही जो अमीनो एसिड जो दाल में नहीं है ये अनाजों में पाया जाता है, इसीलिए दाल चावल को एक साथ मिला करके खाया जाता है। कभी भी दाल को अलग चावल दाल को अलग नहीं खाने के लिए कहा जाता है। आप बता दो 57 का क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम 57 का आंसर हो जाएगा मिथियोनिन, जो होता है ये दालों में absent होता है और सीरियल्स में यानी अनाजों में प्रेजेंट होता है। अब यहां देख लो, दाल में अपूर्ण प्रोटीन पाया जाता है, ठीक, क्योंकि इसके प्रोटीन में एक या एक से अधिक आवश्यक अमीनो अम्लों की कमी होती है, जैसे मिथियोनिन तथा ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल का अभाव होता है। दालों को अनाजों के साथ सेवन करने से मिथियोनिन की कमी पूरी हो जाती है। ठीक है, जब भी कभी खाना हो तो दाल चावल एक साथ खाएं या तो खिचड़ी बना लें, वो ज्यादा पौष्टिक हो जाता है। ठीक है, इधर हम आप लोग तो आप जान गए कि मिथियोनिन जो होगा दालों में absent होगा, लेकिन सीरियल्स यानी अनाजों में पाया जाता है। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 58। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को कई बार करा चुकी हूँ कि लार में पानी की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? आप कहोगे मैम बता दें, आप लोग पहले बता दें। परसेंटेज ऑफ वाटर इन सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड हमारे यहाँ कितनी होती है? आप कहोगे मैम संख्या में तो 6 होती है, लेकिन अगर आप पेयर की बात करेंगी तो 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। 3 इधर होगी, 3 इधर होगी। ठीक, क्या क्या नाम है मैम? पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर है और सब लिंगुअल है। ये 3 क्या हो गए? यही 3 हमारे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, और इनमें से सलाइवा नामक जूस निकलता है, रस निकलता है, जिसे हम टाइलिन कहते हैं, लाइसोजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम क्या है? ये आंसू में भी पाया जाता है, ठीक है, और लाइसोजाइम हमारे लार में भी पाया जाता है। जो पैरोटिड ग्लैंड है, अभी हमने बताया जो पैरोटिड ग्लैंड है वो क्या होती है? सबसे बड़ी होती है, और उसी में जब स्वेलिंग होता है तो व्यक्ति को गलसुआ नामक रोग हो जाता है, जिसे मप्स कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? व्यक्ति को वही रोग हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ आंसर कर दें। ऑप्शन ए 96.9% होगा, ऑप्शन बी 43.2% होगा, ऑप्शन सी 99.27% होगा, ऑप्शन डी 45% होगा। आप जानते हो लार में केवल और केवल जल होता है, तो सबसे अधिक परसेंट जो होगा वही हो जाएगा। 99% 2.27% क्या होता है? जल ही जल होता है। लार में पानी की मात्रा 99.27% होती है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है, जो भोजन मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाचन में सहयोग करता है। प्रश्न बनता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो भोजन का पाचन जो है हमारे मुख गुहा से शुरू हो जाता है, बक्कल कैविटी से शुरू हो जाता है। जैसे ही हम रोटी का एक बाइट, एक टुकड़ा अपने मुंह में हम लेते हैं, तुरंत वहीं से लार के प्रभाव में आकर के, संपर्क में आकर के वहां से उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न बन जाए कि किसका डाइजेशन मुख से होता है, तो आप कहोगे मैम CHO का, यानी कार्बोहाइड्रेट का। अगर कोई पूछे क्या फैट एंड प्रोटीन का पाचन मुख से शुरू हो सकता है, तो आप कहोगे जी नहीं। ठीक है, क्या कहोगे? जी नहीं, फैट एंड प्रोटीन का पाचन मुख में नहीं शुरू होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या है? हमारे मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी से शुरू हो जाता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर कर दें आप लोग। 58 क्या प्रश्न पूछ रहा है? 58 प्रश्न ये है, सॉरी 59 क्या है, 59 प्रश्न कह रहा है कि कॉन्टेक्ट विथ ऑडियो एंड दूरदर्शन इज कॉल्ड। आप बता दें। मैं जा रही थी पढ़ने दूरदर्शन। आप बता दीजिए। रेडियो दूरदर्शन द्वारा संपर्क कहलाता है। ऑप्शन ए इंडिविजुअल कांटेक्ट यानी व्यक्तिगत संपर्क। ऑप्शन बी ग्रुप कांटेक्ट यानी सामूहिक संपर्क। ऑप्शन सी मास कांटेक्ट यानी जन संपर्क। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। 59 का आंसर आप लोग कर दे फटाफट, अब कर दे आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम हो रहा है, एक्सप्लेन ज्यादा हो रहा है। आप कहोगे मैम मास कांटेक्ट होगा यानी जनसंपर्क होगा। ओहो, यहाँ तो पूरा चार्ट ही दे रखा है। चलिए बहुत अच्छी बात, हम लोग का रिवाइज हो जाएगा। प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण प्रयोग के आधार पर, एक तो व्यक्तिगत संपर्क हो गया जिसे इंडिविजुअल कांटेक्ट कहेंगे, समूह संपर्क जिसे ग्रुप कांटेक्ट कहेंगे, जन समूह संपर्क जिसे मॉस कांटेक्ट कहेंगे। ठीक, तो क्या क्या पर्सनल संपर्क में आएगा? खेत और घर पर संपर्क, कार्यालय में मिलना, टेलीफोन कॉल्स पे बात करना, व्यक्तिगत पत्र लिखना एंड परिणाम प्रदर्शन करना, ये सब क्या हो जाएगा? पर्सनल हो जाएगा। ठीक है, यानी इंडिविजुअल हो जाएगा। अब इधर आ जाओ, समूह संपर्क क्या है? विधि प्रदर्शन हो गया, व्याख्यान सभा समूह चर्चा हो गया, प्रशिक्षण कार्यक्रम हो गया, और क्या हो गया? परिणाम प्रदर्शन सभा हो गया, सम्मेलन हो गया, एंड दृश्य एवं श्रव्य साधन हो गया। दृश्य एवं श्रव्य साधन में क्या आ गया? पपेट आ गया, ये सारे, और क्या आ गया? टेलीविजन हो गया। ये सब दृश्य एंड श्रव्य साधन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ, सुदृढ़ सामग्रियां समाचार, मुद्रित होगा, ठीक है, गलत यहाँ टाइपिंग हुआ है, मुद्रित होगा। समाचार पत्र हो गया, पत्रिका हो गया, सूचना पत्र एवं परिपत्र हो गया, विज्ञापन हो गया, पोस्टर एंड चार्ट हो गया, प्रदर्शित पदार्थ हो गया, दृश्य श्रव्य साधन हो गया, टेलीविजन हो गया, एंड रेडियो हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप लोग 59। अब हम लोग देखेंगे 60 क्वेश्चन। क्या है 60 नंबर प्रश्न, क्या पूछ रहा है? सामान्य व्यक्ति में जठर रस की स्रावित होने वाली मात्रा है, यानी जठर जूस जो है जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, कितना मात्रा में निकलता है? एक नॉर्मल कितना रेंज होना चाहिए? ऑप्शन ए 1500 से 2500 ml पर डे। ऑप्शन बी 1000 से 5000 ml पर डे, प्रति डे। ऑप्शन सी 500 से 1000 ml पर डे। डी हो गया 2500 से 3000 ml पर डे। आप बता दे 60 का क्या आंसर हो जाएगा? आप कहोगे मैम 60 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 1000 से 1500 ml प्रतिदिन क्या होता है? जठर रस एक सामान्य व्यक्ति से स्रावित होता है। आप इस प्रश्न को याद करने वाला याद कर लीजिएगा। एक सामान्य वयस्क मानव के पेट में प्रतिदिन लगभग 1.2 से 1.5 यानी 1.5 लीटर, यानी 1000 से 1500 ml। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? आप कहोगे मैम 1 लीटर बराबर 1000 ml, तो 1000 से 1500 ml हो रहा है, और आधे लीटर में 500 ml, तो हो गया ना 1.5 लीटर। तो या तो आप 1.5 लीटर याद कर लो, या तो आप ml याद कर लो। इसी तरीके से आप कहोगे मैम, अगर प्रश्न बना था, क्या बना था कि एक वयस्क व्यक्ति, ये वयस्क या कोई भी नॉर्मल व्यक्ति एक दिन में कितना यूरिन डिस्चार्ज करता है, तो वो भी 1.5 था, यानी 1.5 लीटर वो भी था, कि एक दिन में 1.5 लीटर यूरिन क्या है? डिस्चार्ज होता है। तो इस तरीके से आप क्या कहोगे? जो गैस्ट्रिक जूस होता है कितना हमारे जठर में बनता है? तो आप कहोगे मैम 1 लीटर से 1.5 लीटर तक। ठीक है, आप ऐसे याद कर लो कि 1 लीटर से 1.5 लीटर, या 1000 ml से 1500 ml। जब आप ये जान लोगे कि 1 लीटर बराबर 1000 ml क्या है, 1 लीटर बराबर 1000 ml, तो आप तुरंत बता लोगे। अगर कोई 1.5 लीटर भी कहता है और ml में कन्वर्ट करने के लिए कहे, तो आप कह दोगे कि मैम 1500 ml कर लोगे कि नहीं कर लोगे? जी मैम हम कर लेंगे। ठीक है, तो गैस्ट्रिक एसिड जठर रस स्रावित होता है। गैस्ट्रिक एसिड जिसे जठर रस कहते हैं का स्राव कई चरणों में होता है, और धीरे धीरे मुख्य पेट के लूमेन में पहुंच जाता है, परंतु आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए माना है।
ये यानी 1500 से 2500 ml। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जो चाहे वो करके आइएगा। ठीक है, इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या पूछ रहा है? आप कहोगे मैम सिक्स आंसर है, ठीक, हम लोग यहाँ प्रश्न ओ तेरी की, चलो क्या, ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या है? फेफड़ों का कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर रक्त का वृद्धिकरण है। इस रक्त को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रश्वसन, प्रश्वसन इंस्पायरेशन। ऑप्शन बी ऑक्सीजनीकरण यानी ऑक्सीनाइजेशन। ऑप्शन सी कार्बोनिफिकेशन यानी कार्बनीकरण। ऑप्शन डी एक्सपायरेशन यानी निःश्वसन। अब आप आंसर कर दे, क्या होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप कहोगे मैम हाँ बढ़िया तो है ही, लेकिन इसका आंसर भी तो हम लोग को आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहले आप सुनो साधारण भाषा में। मैं हमेशा आप लोगों के लिए छोटा सा एक बहुत बकवास सा हमेशा लंग्स बनाती हूँ। ठीक है, इस लंग्स में क्या है? यहाँ पे ये अंगूर जैसी संरचना होती है, यही क्या है? एल्बुलाई है। क्या है मैम? एल्बुलाई है। और इसी एल्बुलाई में क्या होता है? इसी एल्बुलाई में हमारे रक्त में जो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और क्या है, CO2 को निकाल कर और O2 को मिला दिया जाता है। ठीक है, ये इसी जगह होता है, इसी एल्बुलाई में ये कार्य होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? आप कहोगे मैम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है, तो क्या होगा? ऑक्सीजनीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीजनीकरण होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग यहाँ देख लो, वायु में सांस लेने वाले प्राणियों का अंग फेफड़ा होता है। ठीक, हम लोग के क्या है? हम लोग हवा में सांस लेते हैं ना, कहोगे जी मैम, तो हम लोग सांस किससे लेंगे? फेफड़े से। यह प्राणियों में एक जोड़े के रूप में उपस्थित होता है। कितना होगा? इस तरीके का मैंने आपको संरचना बनाया था, तो ये क्या हो गया? एक जोड़ी ही तो हो गया, एक एक दो, और दो यानी मिलके क्या हो गई? वन पेयर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? वन पेयर हो गया। तो संख्या में दो हो गई और जोड़ी में एक हो गया। ठीक, ये भी चीजें क्लियर है मैम। फेफड़े की दीवार असंख्य ग्राहिकाओं की उपस्थिति के कारण स्पंजी होता है। ये जो मैं फेफड़ा आप लोगों को हमेशा बना दे रही हूँ, ये क्या है? ये एकदम खूब मजबूत सा क्या है? स्पंज है, एकदम मसल्स से बना हुआ है। ठीक है, आप ये भी समझ गए। यह बच्च गुहा में स्थित होता है, यानी हमारे पॉट में होता है, मैम हम जानते हैं। इसमें रक्त का शुद्धिकरण होता है, मैम हम ये भी जानते हैं। प्रत्येक फेफड़े में एक फुफ्फुसीय धमनीकरण होता है। रक्त में ऑक्सीजन का मिश्रण होता है तथा फेफड़ों का मुख्य कार्य वातावरण में प्राण वायु, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित यानी मिलाना, प्रवाहित करना और रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उसे वातावरण में छोड़ना है। अतः इस प्रक्रिया को ही ऑक्सीजनीकरण कहते हैं, यानी ऑक्सीजनेशन कहते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से इस बुक में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर कर दे आप लोग। 62 क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ब्रेन मैटर्स बिटवीन द एज ऑफ, यानी विकास के मेच्योर, सॉरी यह मैटर्स ने मेच्योर है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ दी। विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्क की परिपक्वता किस उम्र के मध्य हो जाती है? यानी हमारा ब्रेन जो है एकदम कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, एकदम एडल्ट हो जाता है, किस ईयर में हो जाएगा? तो आप कहोगे मैम बहुत ही कम समय में हो जाता है, वो क्या 2 से 4 ईयर में? नहीं मैम, 6 to 8 ईयर में क्या होता है? हमारा मस्तिष्क एकदम परिपक्व यानी मेच्योर हो जाता है। इधर देख लो आप लोग, विकास के सिद्धांत के अनुसार डेवलपमेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मस्तिष्क की परिपक्वता 6 to 8 ईयर की उम्र के मध्य आती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक सतत रूप से चलता रहता है। इस प्रकार विकास के निम्नलिखित सिद्धांत होते हैं, यानी प्रिंसिपल्स होते हैं। नंबर 1 क्या है? विभिन्नता का सिद्धांत। नंबर 2 क्या है? विकास की दिशा का सिद्धांत। नंबर 3 क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, विभिन्नताओं का सिद्धांत। 4 क्या है? वर्तुलकार विकास का सिद्धांत। 5 क्या है? विकास दर में अंतर का सिद्धांत। 6 क्या है? परस्पर विकास का सिद्धांत। 7 क्या है?
समान प्रतिमान का सिद्धांत। 8 क्या है? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। ये सब क्या थे? ये सब विकास के सिद्धांत थे। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या है? फेफड़े की जीवन वायु धारिता में अनुपूरक वायु कितनी होती है? इसके पूछने का मतलब क्या है कि फेफड़े में आपके कितना वायु जो है स्टोर करके रख सकता है। धारिता मतलब धरना, ऐसे आप देख लो, आप कहते हो ना रख लो धर लो, ठीक है। ये वाली बात आप करके याद करोगे तो याद हो जाएगा। अपने दिमाग को जितना बेवकूफ बना उतना वो जल्दी से याद होता है। तो आप कहोगे मैम एक समय में जैसे हम सांस को लिए, खूब अपने फेफड़े में एकदम सांस को भर लिए, तो कितना सांस हम एक बार में अपने फेफड़े में भर पा रहे हैं, यही ये प्रश्न कह रहा है। ठीक, ऑप्शन ए 300 से 400 क्यूबिक एमएम, यानी घन सेंटीमीटर। घन को इंग्लिश में क्यूबिक कहते हैं। ऑप्शन बी 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 1600 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन सी 600 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 600 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन डी है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 900 घन सेंटीमीटर। आप अपना आंसर दे दे, क्या होगा? आप कहोगे मैम ये तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा। टफ नहीं, आप लोग कई बार पेपर सॉल्व किए हैं। तो आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा 1600, यानी 1600 घन सेंटीमीटर एक बार हमारे फेफड़े में वायु रुकी रहेगी। यहाँ पे बहुत विस्तार से नहीं दिया है। इधर आ जाओ आप लोग, 64 का आंसर देख लो। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो फिजियोलॉजी की भरमार पड़ी हुई है, तो इसलिए अगर आप पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो फिजियोलॉजी पे थोड़ा आपको फोकस करने की जरूरत है। कौन सी प्रिंटिंग साधारणतः 500 मीटर से 5000 मीटर तक कपड़ों पर की जाती है? ऑप्शन ए बाटिक प्रिंटिंग, ऑप्शन बी ब्लॉक प्रिंटिंग, ऑप्शन सी स्क्रीन प्रिंटिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर करते क्या होगा? एक सेकंड दीजिएगा मुझे। तो इसका क्या आंसर होगा आपको बता दो। 64 का आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम 64 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? आप बता रहे हैं कि मैं बताऊं? आप बताओ। तो कहोगे मैम स्क्रीन प्रिंटिंग होगा। ठीक है, क्या होगा? स्क्रीन प्रिंटिंग। इसका आप लोग डिस्क्राइब पढ़ो। स्क्रीन प्रिंटिंग साधारणतः 500 मीटर से, एक सेकेंड, एक सेकेंड आप लोग मुझे टाइम देते जरा। चलिए हो गया। तो क्या है? स्क्रीन प्रिंटिंग साधारणतः 500 मीटर से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जाती है। इस विधि द्वारा वस्त्र की छपाई के लिए स्क्रीन तैयार किया जाता है। स्क्रीन बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का लकड़ी का फ्रेम, जिसे वुडन फ्रेम कहते हैं, तैयार किया जाता है। उसी लकड़ी के फ्रेम पर नायलॉन के कपड़े को खींचकर तान दिया जाता है तथा खड़िया से नमूने अंकित कर लिए जाते हैं। स्क्रीन के उस भाग पर जहां रंग नहीं लगाना हो वहां अवरोधक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? मोम हो गया, रेजिन हो गया, लगा दिए जाते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 65। एक क्वेश्चन आप लोग दे रहे हो किसी और ब्रांच से आ रहा है, देख रहे हैं, तो दूसरा क्वेश्चन तुरंत फिजियोलॉजी से आ जा रहा है। ठीक है, 65 का आंसर कर दे। द हार्मोन दैट रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस इज, शुक्राणु जनन के नियमन करने वाला हार्मोन कौन है? ऑप्शन ए इंसुलिन है, ऑप्शन बी ग्लूकागॉन है, ऑप्शन सी थायराइड है, ऑप्शन डी एंड्रोजन है। बहुत ही क्लियर ऑप्शन है, आप लोग जरा सा भी जो पढ़े होंगे उसका आंसर दे लेंगे। आप कहोगे मैम इंसुलिन जो है अग्नाशय के उससे निकलता है, बीटा सेल से। ठीक है, तो इसका तो दूर दूर तक लेना नहीं है। ग्लूकागॉन भी वहीं से निकलता है। थायराइड हमारे गले में होती है। अब एक बचा एंड्रोजन हार्मोन जो है, यही आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ जब आप लोग शुक्राणु जनन के नियमन करने वाला हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन है। एंड्रोजन हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन के समूह होते हैं। इनका निर्माण पुरुष के प्रजनन अंग अंडकोश अथवा वृषण, जिसे टेस्टिस कहते हैं, में होता है। ये हार्मोन्स पुरुष की प्रजनन अंगों के विकास और कार्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर कर दें, क्या होगा? किस अवस्था को तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है? विच पीरियड इज कॉल्ड स्टेज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस? आप बता दें। ऑप्शन ए इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, ऑप्शन बी
चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी एडोलसेंस यानी किशोरावस्था, ऑप्शन डी एडल्टहुड यानी प्रौढ़ावस्था। आप बता दें क्या होगा 66 का। आप कहेंगे मैम 66 का हो जाएगा एडोलसेंस। किसको कहते हैं? किशोरावस्था को। और किसने कहा है? आप लोग ये बता सकते हैं क्या कि ये परिभाषा किसने दिया है? बाल्यावस्था के समापन अर्थात 13 ईयर के आयु से किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था को तूफान एवं संवेगों की अवस्था कहा जाता है। इस स्टेनले हॉल के अनुसार देखिए हो गया, किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। ठीक है, इसी समय में अगर बच्चे को आपने संभाल लिया तो संभाल लिया, नहीं तो अगर बच्चा बिगड़ गया तो फिर कोई सुधार नहीं सकता है। ठीक है, ये क्या होता है? बड़े ही तूफान का उम्र होता है, यानी एज होता है। इधर आ जाओ, कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है कोलेस्ट्रम में? ऑप्शन ए विटामिन ए होता है, ऑप्शन बी विटामिन बी होता है, ऑप्शन सी मिनरल्स यानी खनिज होता है, ऑप्शन डी लौह तत्व होता है। आई थिंक मुझे ऑप्शन छिपाना नहीं चाहिए, इतना तो बच्चे जानते ही हैं कि मैम उसमें क्या होता है। कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। क्यों विटामिन ए पाया जाता है? मैम उसका कलर येलो होता है, और हर येलो कलर में क्या होता है? विटामिन ए होता है। इतना हम लोग जानते हैं। ठीक है, इतना क्या है हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो माँ के स्तनों से प्रारंभ के 2 से 3 दिनों तक जो गाढ़ा पीला रंग का तरल पदार्थ निकलता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। आप जान गए कोलेस्ट्रम क्या होता है। ठीक है, इसमें खनिज लवण यानी मिनरल्स, वसा यानी फैट एवं प्रोटीन का अनुपात अधिक होता है। यह कोलेस्ट्रम शिशु के पोषण के लिए अत्यावश्यक होता है, क्योंकि इसमें वे सभी पौष्टिक तत्व उपस्थित होते हैं जो शिशु के पोषण में सहयोग देते हैं। यह पाचन शक्ति बढ़ाता है तथा शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे इम्यूनिटी पावर कहते हैं, बढ़ाता है। 68 का आंसर करते, इसीलिए कहते हैं बच्चे को ये 2-3 दिन तक दूध जरूर पिलाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कर दे। रंग की गर्माहट या ठंडक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ह्यू कहा जाता है, ऑप्शन बी वैल्यू ऑफ कलर कहा जाता है यानी रंग का मूल्य कहा जाता है, ऑप्शन सी इंटेंसिटी ऑफ कलर यानी रंग की तीव्रता कहा जाता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस कहा जाएगा। आप बताते क्या कहा जाएगा? आप कहोगे मैम ह्यू तो कलर नेम हो गया, और रंग का मूल्यम तीव्रता क्या हो गया? आप लोग बता दे क्या होगा इसका आंसर। आप कहेंगे मैम इसका आंसर हो जाएगा, रंग की गर्माहट या ठंडक को जाना जाता है। तो क्या जाना जाएगा? इसमें तो कलर नेम के हिसाब से ह्यू दे रहा है, क्या हम ह्यू को ही कहते हैं? यहाँ पे देख लेते हैं। प्रांग रंग प्रणाली यानी प्रांग कलर स्कीम के अनुसार रंगों की 3 विशेषता या गुण होते हैं, जो कि रंगों के परिणाम यानी डायमेंशंस कहलाते हैं, और यह तीनों एक दूसरे से उसी प्रकार संबंध रखते हैं जैसे किसी वस्तु में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। ये निम्नलिखित है। रंगों का गर्मपन या ठंडापन यू या रंगों के नाम होता है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ ये भी हो गया। ठीक, रंग के कलर को हम यू कहते हैं, और क्या रंगों का गर्मपन एवं ठंडापन भी यू कहलाता है। ठीक, यू या रंगों के नाम होगा। रंगों का हल्का या गहरापन क्या होगा? रंगों का वैल्यू होता है। थर्ड क्या है? रंगों की चमक या मंद रूप क्या होगा? रंगों की तीव्रता या क्रोमा होता है। यह तीनों परिणाम यानी डायमेंशंस यू, वैल्यू और तीव्रता यानी इन इंटेंसिटी, कभी कभी कुछ निकलता ही नहीं है, सभी रंगों में उपस्थित होते हैं। ठीक, 69 का आंसर कर दे। प्रौढ़ावस्था में प्रंकुचन दाब होता है यानी सिस्टोलिक प्रेशर रेंज ड्यूरिंग एडल्टहुड इज ऑप्शन ए 15 to 60, ऑप्शन बी 70 to 80, ऑप्शन सी 80 to 90, ऑप्शन डी 110 से 125। अब बता दो कि प्रौढ़ावस्था में जो दाब होता है, सिस्टोलिक पूछ रहा है, ये जो हम लोग लिखते हैं 80/120 mm Hg, ये क्या हो गया?
ये 120/80, 80 ऐसे लिखेंगे ना। तो जो नीचे का होगा डायस्टोल होगा, ऊपर का जो होगा सिस्टोल होगा। तो किसे पूछ रहा है? सिस्टोलिक प्रेशर को ही पूछ रहा है। तो आप कहोगे मैम एडल्ट की बात कर रहा है, तो एडल्ट में नॉर्मल कितना होता है? 80 से 120 होता है। ये आपने बता दिया। तो नीचे क्या होगा? 110 से 125 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किसका पूछा है मैम? सिस्टोल का पूछा है। जब आप ये डिफाइन कर पाओगे कि क्या सिस्टोल होता है और क्या डायस्टोल होता है, तभी आप लगा पाओगे। और आप मेरे चैनल में पढ़ रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप याद करने का ट्रिक ना ये जानो। ठीक है, हमने लिख दिया 120/80। ठीक है, क्या हो गया? मैंने ये लिख दिया। अब ये ऊपर का सिस्टोल हो गया, नीचे का डायस्टोल हो गया। अब कहोगे मैम आपको तो याद है, तो बहुत बन करके बता दे रहे हैं कि सिस्टोल डायस्टोल है, लेकिन हमें नहीं आ रहा है, तो हम कैसे बताएं? अरे भाई घबराइए नहीं, मैं ट्रिक दे रही हूँ। ये 80 लिखा हुआ है, 80 कहाँ है? 120 के नीचे 80 है ना। आप कहोगे जी मैम इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग को पकाए जा रही हैं। तो आपको, अरे थोड़ा धैर्य रखो भाई। तो 80 कहाँ है? 120 के नीचे, यानी डाउन है। डाउन है कि नहीं है? तो डी से डाउन, डी से डायस्टोल हो गया। समझे क्या हो गया? डी से डाउन, डी से डायस्टोल हो गया। तो डायस्टोल क्या होगा? जो नीचे 120/80 हम लिख रहे हैं, तो ये 80 नीचे जाएगा, डाउन जाएगा, तो डाउन यानी डायस्टोल हो गया। अब आपको कभी नहीं भूलेगा। और 120 क्या हो गया? सिस्टोल हो गया। ठीक है, इस तरीके से करके प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इधर आ जाओ आप लोग। तो प्रश्न क्या बना? प्रौढ़ावस्था में प्रंकुचन दाब 110 से 125 होता है। किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में जाना जाता है, जो सामान्यतः 120/80 mmHg होता है। ये mmHg क्या है? इसे पारा में हमेशा डिनोट करते हैं, मरकरी में, इसीलिए इसे mmHg में वो करते हैं, मेजरमेंट करते हैं इसका। ठीक, यह एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप 90 और 120 mmHg के बीच होता है। ठीक है, 70 का आंसर कर दे आप लोग। अब आप लोग सोच लो, हम लोग 40 क्वेश्चन कर रहे थे, 41 से करना शुरू किए हैं ना। 41 से अभी हम लोग 70 पे हैं, यानी 30 क्वेश्चन हम लोग कर पाए हैं। और समय कितना हो गया है? 56 मिनट हो चुका है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर दो, कम से कम 35 क्वेश्चन तो हो ही जाए। सामान्य अवस्था में रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? यानी हमारे 100% अगर ब्लड है, तो इसमें से पूछ रहा है कितने प्रतिशत WBC होता है, ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए है 6000 to 8000, ऑप्शन बी है 4000 to 6000, ऑप्शन सी है 10,000 to 12,000, ऑप्शन डी है 12,000 to 14,000। आप बता दे क्या होगा? 6,000 से 8,000, 4,000 से 6,000, 10,000 से 12,000 एंड 12,000 से 14,000। तो आप कहोगे मैम 6,000 से 10,000 तक तो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर तो ऐसा कुछ दे नहीं रहा है, तो आपको 6,000 से 8,000 ही करके आना पड़ेगा। WBC की संख्या कितनी होती है? आप कहोगे मैम 6,000 से लेकर के 10,000 तक इसकी संख्या होती है। ठीक है, 6K से 10K तक इसकी संख्या होती है। यहाँ पे देख लो आप लोग, दिया है सामान्य अवस्था में रक्त में श्वेत रक्त कणिका, जिसे हम WBC कहते हैं, TLC की संख्या, TLC टोटल, चलो ठीक है छोड़ दो, 6,000 से 8,000 कुल ल्यूकोसाइट्स गिनती होती है। अच्छा, टोटल ल्यूकोसाइट्स, ओहो, टोटल क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, गिनती होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं, जिन्हें हम WBC कहते हैं, या श्वेताणु या ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, शरीर की संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिकाएं हैं। यानी WBC का कार्य क्या है? ये हमारे शरीर में सैनिक की भांति कार्य करते हैं। जिस प्रकार हमारे देश की रक्षा सैनिक करते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है? तो WBC करता है। ठीक है, हमारे ह्यूमिनिटी को डेवलपमेंट करता है। 71 का आंसर कर दें। निम्न में से कौन सी वस्त्र बनाने की विधि प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन ए ब्रेड विधि, ऑप्शन बी नमदा विधि यानी फेल्ट विधि, ऑप्शन सी वीविंग मेथड यानी बुनाई विधि, ऑप्शन सी निटिंग मेथड यानी निटिंग विधि। आप बताते क्या होगा 71 का आंसर? आप कहोगे मैम 71 का आंसर हो जाएगा फेल्टिंग विधि। क्या होगा? फेल्टिंग विधि। ठीक है, इधर आ जाओ। प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को नमदा कहते हैं, यानी फेल्टिंग कहते हैं। ऊन के नन्हे नन्हे रेशों को जोड़कर
ताप से प्रभावित करके तथा दबाव डालकर जमा दिया जाता है, यानी एक के ऊपर एक रख दिया जाता है, सिलाई नहीं की जाती है, उसे ही हम नमदा कहते हैं। ठीक है, कोई ऐसा बीच में डाल दिया जाता है पदार्थ जिससे क्या है दबाव पा करके या ताप के द्वारा संपर्क में आकर के वो एक के ऊपर एक क्या होता है लेयर जमते चला जाता है, उसे ही हम नमदा या फिल्टिंग कहते हैं। ठीक है, नमदा या फिल्टिंग कहते हैं। इस विधि द्वारा वस्त्र निर्माण कार्य सीमित सीमित है। कभी कभी, एक सेकेंड, ठीक, कभी कभी अनानास जिन्हें पाइनएप्पल कहते हैं कि पत्रों यानी पत्ते से भी नमदा बनाया जाता है। ठीक है, 72 का आंसर कर दे आप लोग, फटाफट कर दे, 75 तक हम लोग पहुंच जाए। एबिलिटी इज अ, योग्यता कौन सा साधन है? ऑप्शन ए ह्यूमन रिसोर्स यानी मानवीय साधन है, नॉन ह्यूमन रिसोर्स यानी अमानवीय साधन है, फिजिकल रिसोर्स यानी भौतिक साधन है, सोशल रिसोर्स यानी सामाजिक साधन है। आप कहोगे मैम योग्यता हो गया, ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया, ये सब हमारे ह्यूमन साधन होते हैं। यहाँ देख लो साधन को बांटा गया है, संसाधन के दो प्रकार होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन में क्या हो गया, रुचियां, ज्ञान, शक्ति, योग्यताएं, विवृत्तियां, ये मानवीय हो गया, समय हो गया, धन हो गया, वस्तुएं हो गया, सामुदायिक सेवा हो गया, सुविधाएं, ये सब क्या है, अमानवीय है। ठीक है, इस प्रकार योग्यता यानी एबिलिटी मानवीय संसाधन है। ग्राश एवं क्रैंडल ने समय को मानवीय माना है। आप लोगों को ट्रिक याद आ रहा होगा कि मैम हम मानव हैं, अपने घास को कैंडल जला करके हम समय से काट लेंगे, लाइट नहीं है तो क्या हुआ। ठीक है, तथा निकी लेम डॉर्सी ने समय को अमानवीय माना है। आप लोगों को मैंने ट्रिक भी रिवाइज करा दिया। इधर आ जाओ, 73 का आंसर कर दो फटाफट, हम लोग 75 क्वेश्चन कर लेंगे। लाल रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग होता है, ऑप्शन ए 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 7 माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी 15 माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी 1 सेंटीमीटर। आप बता दो 73 का क्या आंसर हो जाएगा। आप कहोगे मैम 73 का आंसर हो जाएगा 7 माइक्रोमीटर। ये किसका व्यास है, तो WBC का व्यास है। लाल रक्त कणिकाएं, सॉरी 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 RBC का, लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC का व्यास लगभग 7.5 से गुणे 10 इस -4 सेंटीमीटर है, जो कि 7.5 माइक्रोग्राम या 7 माइक्रोमीटर यानी मीटर का मिलियनवा है। ठीक है, और WBC का व्यास लगभग 15 गुणे 10 पे 4 सेंटीमीटर या 15 माइक्रोमीटर है। लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। यह शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए आवश्यक है। 74 का आंसर कर दे आप लोग, जल्दी जल्दी कर दें। क्या है, नेत्र की सबसे बाहरी परत क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आईज इज, आप बता दें। पोराइड है, मध्य परत होगा, स्केलेरा है, श्वेत परत होगा, रेटिना है, दृष्टि परत होगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप देख लो कितना टफ क्वेश्चन पूछा है, आंख के सारे लेयर को पूछ रखा है। आप इसका आंसर कर दे 74 का क्या होगा। आप कहोगे मैम नेत्र का बाहरी परत जो होता है, आउटर लेयर जो होगा, स्क्लेरा होता है। क्या होता है, स्क्लेरा होता है। इधर ओहो एक सेकेंड, चलिए वहां पे उल्टा हो गया था। ठीक, फोटो फाटो खींचने में होता रहता है। चलो आप लोग आंसर दे दो। नेत्र की सबसे बाहरी परत एक सख्त सफेद और पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे स्क्लेरा या श्वेत पटल कहते हैं। आंख के सामने श्वेत पटल में हल्का उभार के आकार का ऊतक होता है, जिसे हम कार्निया कहते हैं। अब आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। कितने प्रश्न हो गए? आप कहोगे मैम 35 प्रश्न हो गया। 35 में से कितना आपका सही हुआ है, लास्ट में स्कोर जरूर बताते जाइएगा। कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, क्या प्रयास अच्छा लग रहा है? आप लोग कभी कुछ नहीं लिखते हो, बहुत गंदे हो आप लोग। ठीक है, निम्न में से कौन प्राकृतिक रंग नहीं है? ऑप्शन ए इंडिगो यानी नील है, ऑप्शन बी हीना यानी मेहंदी है, ऑप्शन सी टर्मरिक यानी हल्दी है, ऑप्शन डी सल्फर है। आप बता दें 75 का क्या हो जाएगा। आप कहोगे मैम 75 का आपका डी यानी सल्फर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब नेचर में पाए जाते हैं, हल्दी हो गया, मेहंदी हो गया, ये सब क्या है, नील हो गया, सब नेचर में ही पाए जाते हैं। सल्फर एक उदासीन रंग है। उदासीन रंग संश्लेषित रंग के अंतर्गत आते हैं। सल्फर रंगों यानी डाइज को सल्फर की उपस्थिति के कारण सल्फर रंग कहते हैं। ये पानी में अघुलनशील होते हैं, फलतः इन्हें घोलने के लिए क्षारीय अवकारक प्रतिकर्मक
यानी रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग करना पड़ता है। इससे रंग रेशों के भीतर तक प्रवेश कर जाते हैं। सल्फर रंग महंगे होते हैं। ठीक है, अब आप लोग लास्ट में जाते जाते स्कोर अपना जरूर बता दीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।